Hello students, welcome to our channel Crystal Maths. This is Akansha and we are here to actually solve the sample question paper for those students who opt Mathematics Standard क्लास 10th टर्म 2। यहाँ हम ऐसे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? The length of string between a kite and a point on the ground is 85 मीटर। यानी कि एक काइट है मान लीजिए यहाँ पर और ये पॉइंट है ग्राउंड पर, इनके बीच की जो लेंथ है वो आपको गिवन है 85 मीटर। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये इस तरह से यहाँ बताया गया है, इफ़ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द लेवल ग्राउंड। ये स्ट्रिंग अगर थीटा एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ तो ये कंडीशन आपको यहाँ गिवन है। इसे नेम कर देते हैं ए बी सी। नाउ द कंडीशन इज गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। राइट, अब इसको रिवर्स करके हम लिखें अगर तो दिस इज एक्चुअली कॉट थीटा। रिवर्स होता है tan थीटा का विच इज़ 8/15। कॉट थीटा की आइडेंटिटी आपको याद होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। यहाँ से 1 को उधर ले जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए 64 और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। 1 को इधर ले गए प्लस में। इसे सॉल्व करिए तो 289/225 आ जाएगा विच इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। बट व्हेन यू टेक रूट ऑन बोथ द साइड्स तो यहाँ आपको मिलेगा 17/15 बिकॉज दिस इज द रूट ऑफ 17 एंड दिस इज द रूट ऑफ 15। कोसेक थीटा आपको मिल चुका है। क्या आप मुझे साइन थीटा की वैल्यू बता सकते हैं यहाँ से? यस, साइन थीटा इज द रिवर्स ऑफ कोसेक थीटा, सो यू कैन से दिस इज 15/17। अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल रही है देखिए ज़रा, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is BC upon hypotenuse is 85। बट आप देखो साइन थीटा की वैल्यू ये भी है और ये भी है, यानी कि दे बोथ आर इक्वल। सो आई कैन से BC अपॉन 85 इज इक्वल टू 15/17। सो आपको यहाँ से BC की वैल्यू मिल जाएगी 75 मीटर सॉल्व करने के बाद। ठीक है, 85 को उधर ले जाइए, इसे सॉल्व कीजिए। आपसे पूछा है हाउ हाई इज़ द काइट, यानी कि ये जो काइट है, ये जो बी पॉइंट पर काइट है, ये कितनी ऊंची है, तो उसका आंसर आपको मिल चुका है। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे कहा है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आपको पता होना चाहिए भाई कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इसको हम प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करके आपको मिलेगा 25 मल्टीप्लाई बाय a⁴ माइनस b⁴। इसके रूट्स निकालते हैं और उन्हें कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि x का कोफिशिएंट जो है ना वो बन जाए, यानी कि tan a² बनाना है आपको कैसे भी करके। तो देखिए 25 को हम ब्रेक कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर। राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक और आइडेंटिटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी a² माइनस b²। तो इसे भी खोल लेते हैं, a² प्लस b², दिस इज a प्लस b। यहाँ पर a ये है ना, तो a प्लस b एंड दिस इज a माइनस b। तो ये आइडेंटिटीज़ और ये रूट्स आपको पता चल गए यहाँ से। इन रूट्स को इस तरह से अरेंज करना है कि tan a² फॉर्म हो रहा हो। तो आप क्या कीजिए, इनकी पेयरिंग ले लीजिए कुछ इस तरह से कि एक बार 5 के साथ इसको लीजिए और एक बार 5 के साथ इसे लीजिए। अगर आप दोनों को प्लस करते हैं तो ये 5a² और ये 5a² प्लस होके tan a² बन जाता है, वही हमें चाहिए था। तो चलिए लिखते हैं एक बार यहाँ पे 25x² माइनस 5a² माइनस b² प्लस 5a² प्लस b² एंड दिस इज x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। राइट, अब देखिए ज़रा, इन्हें ओपन कीजिए ब्रैकेट्स को। 25x² माइनस 5a² माइनस b² माइनस प्लस माइनस 5a² प्लस b² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। अब देखिए रूट्स लेंगे, अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 5 और x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से,
तो 5 और x को कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 5x माइनस 5 और x कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए कि यहाँ आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ इसके रूट्स आपने लिखे हुए थे, देखिए यहाँ पे ये 2 रूट्स हैं तो यहाँ भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो आप यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन, तो इधर बचेगा 5x और क्योंकि आपको अंदर प्लस बनाना है, आप माइनस बाहर ले चुके हैं तो आपको यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो बचा क्या, देखो इसके रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया अंदर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन्हें सेपरेट कीजिए ज़रा, 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये हो गया और एक अंदर वाला ब्रैकेट हुआ 5x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इन्हें सेपरेट करके 0 के इक्वल रखेंगे अब हम, 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और 5x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि एक तो रूट ये निकल कर आया आपके पास और एक रूट आपके पास ये निकल कर आया है x का। सो दिस इज द सल्यूशन फॉर दिस x, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ही एक इंटरनल चॉइस भी है, उसे भी ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हम इसे बोल सकते हैं बी पार्ट, राइट। पूछ रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। सिचुएशन क्या गिवन है, देखिए द सम ऑफ एजेस ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर, मदर और डॉटर की एज का सम आपको दिया गया है 25 ईयर्स और 5 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 58 था। तो ऐसा करते हैं, लेट मदर्स एज, आप मदर की एज को x ईयर्स मान लीजिए, ठीक है। तो डॉटर्स एज क्या हो जाएगी बताइए, डॉटर्स एज विल बी 25 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम उन दोनों का गिवन है 25, तो अगर एक की x है तो दूसरे की 25 में से माइनस कर दो, ठीक है। अब बात की गई है भाई 5 साल पहले चले गए हैं वो लोग, 5 साल पहले मदर की एज क्या होगी बताइए, मदर्स एज मैं कुछ इस तरह से लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मदर्स एज क्या होगी भाई x माइनस 5 हो जाएगी, 5 साल कम कर दो, और डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर्स एज विल बी 25 माइनस एक्स, तो आज की एज है उसमें से भी 5 माइनस कर दो, तो 25 माइनस 5 इज 20 माइनस एक्स ईयर्स डॉटर की एज होगी। दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों एजेस को x माइनस 5 और 20 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट आप बता दीजिए कि 58 के इक्वल है। इसे सॉल्व करना है आप सभी को, सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 158 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ईजी रहेगा कि आप डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करें। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज़ द वैल्यू ऑफ हेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार कि a तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट माइनस 25 और c कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ रखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस इज माइनस 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है 158। इसे सॉल्व कीजिए, आपको -7 मिलेगा विच इज़ एक्चुअली लेस देन 0। तो इससे क्या पता चला, जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो वहाँ हम कहते हैं कि इमेजिनरी रूट्स हैं इसके। इमेजिनरी का मतलब कोई रियल चीज़ तो है ही नहीं वहाँ पे, यानी कि हम कह सकते हैं ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द मीन एज फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है और आपको यहाँ पे मीन एज पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए टेबल फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने क्लासेस लिखी हुई हैं। अब आप कहेंगे मॉडिफाइड क्लास क्यों लिखा है, तो ज़रा इंटरवल्स को देखिए, 25 टू 29, दिस इज 30 टू 34। अब यहाँ देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसके लिए हमें मॉडिफाइड क्लास लिखनी पड़ती है। उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट में से 0.5 को प्लस कर देते हैं और लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस कर देते हैं। जैसे कि देखो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करके आ जाएगा 24.5 और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करके आएगा 29.5। कुछ इस तरह से हम आगे वर्क करेंगे।
नेक्स्ट हम यहाँ पर भी 0.5 माइनस करेंगे, सो दिस इज़ 29.5 और यहाँ 0.5 प्लस करेंगे तो 34.5। ठीक है, इसी तरह से करते जाइए आप। दिस इज़ 39.5, यहाँ पर भी 39.5 और ये 44.5। दिस इज़ 44.5, आपने 0.5 यहाँ से माइनस किया है और अपर लिमिट में प्लस किया है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपके इंटरवल्स की जो लिमिट है ना वो मैच कर रही है, देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्क्रीट नहीं हो रही हैं, ठीक है, टूट नहीं रही हैं एक तरह से। 29.5 यहाँ पर भी 29.5, यहाँ 34.5 तो यहाँ पर भी, तो ये मॉडिफाइड क्लास हो गई। अब आप एक्स आई निकालिए, एक्स आई इज़ द मिड पॉइंट, तो इसका इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, या तो आप इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, या फिर आपको वैसे भी पता चल रहा होगा कि इनका मिड पॉइंट जो है 27 है। उसी तरह से यहाँ 32, 37, 42, 47, 52 और दिस इज़ 57। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, तो यहाँ पर एक बार राइट डाउन कर दीजिए, 22, 16, 6, 5 एंड 3। नाउ सभी स्टूडेंट्स को पता होगा मीन का फॉर्मूला क्या होता है ना। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ आप निकाल सकते हैं यहाँ से, समेशन ऑफ एफ आई यू कैन से। समेशन ऑफ एफ आई जब निकालेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पे 70 मिल जाएगा। अब आप एफ आई एक्स आई निकालिए, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि 27 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 108, इसका मल्टीप्लाई करने पर 448, दिस इज़ 814, दिस इज़ 672। इस तरह से इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। 282, यहाँ पे आ जाएगा 260 और यहाँ आ जाएगा 171। जब आप इनका सबमिशन कर लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई जब सबमिशन करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो 2755 आएगा। वही वैल्यूज़ आपको यहाँ पर रख देनी है बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, सिग्मा एफ आई की जगह आप 70 रख दीजिए, आपको वैल्यू मिलेगी जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे 39.35 ईयर्स। सो दिस इज़ द मीन ऑफ द गिवन डेटा। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 4। द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि मान लीजिए एक 14 मीटर का पोल है और एक 20 मीटर का यहाँ पर पोल है। ठीक है, ये एक वायर से कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, और इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये वायर 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, तो आपको वायर की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो इसको नेमिंग कर दीजिए एक बार, ए बी सी डी ई, कुछ इस तरह से नेमिंग कर दी हमने। आपको बी डी की लेंथ एक्चुअली बतानी है, क्योंकि यही तो वायर है 2 पोल्स के बीच में। एक तो ये है पोल, इस पोल की हाइट क्या थी, 20 मीटर हाइट थी इस पोल की। ठीक है, और इस पोल की हाइट क्या थी, 14 मीटर। अब देखिए आपको क्या करना है, आप मुझे बताइए, अगर आपके पास ये पूरा पोल 20 मीटर का है और ये 14 है, तो क्या आप डी ई की लेंथ बता सकते हैं। ऑब्वियसली 20 में से 14 को माइनस कर दीजिए तो आपको यहाँ पे 6 मीटर डी ई की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। ट्रायंगल डी बी ई में अगर हम देखें तो साइन 30 की वैल्यू आप लगा सकते हैं परपेंडिकुलर यानी कि डी ई अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बी डी। साइन 30 की वैल्यू इज़ 1/2, डी ई की वैल्यू 6 और बी डी दिस। तो बी डी यहाँ से आ गया आपके पास 12 मीटर। सो द लेंथ ऑफ वायर इज़ 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फोर्थ में ही आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, तो हम फोर्थ बी पार्ट लिख देते हैं इसको। देखिए, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शेडो इज़ 1:√3। तो मान लीजिए अगर ये एक रॉड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी शेडो कुछ इस तरह से फॉर्म होगी, है ना। हम इसको एक ट्रायंगल ही बना देते हैं। सो दिस इज़ ए बी सी, ए बी एक रॉड है और बी सी उसकी शेडो है। तो ये आपको ना रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 1:√3 का। यू कैन से कि ए बी अपॉन बी सी का रेशियो आपको दिया गया है 1:√3। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रही हो यहाँ पे, तो आप बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या कह देते आप। ऑब्वियसली आप कहते परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी।
एक्चुअली वही तो क्वेश्चन में आपको गिवन भी है कि टेन थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है विच इज़ 1/√3। यहाँ पर वैल्यू आपने पुट की। अब बताइए थीटा क्या होगा, यही तो पूछा है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द सन। तो आपको एल्टीट्यूड पूछा है, थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/√3 होगा? 30 डिग्री के लिए। सो हियर इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब ज़रा, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शेडो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशियो 4:3। तो आपको यहाँ पे 9 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट को 4:3 में डिवाइड करना है। आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप वहाँ जाके वो कंस्ट्रक्शन वाली वीडियोस को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि 9 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लें, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी करते जाइए जिससे कि आपका भी टाइम इन्वेस्ट होता रहे। सो हमने बोल दिया कि दिस इज़ ए बी जो कि 9 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप कि यहाँ से एक एक्यूट एंगल यानी कि एक रे फॉर्म कर देंगे कुछ इस तरह से, यहाँ इस तरह से, ठीक है। और भी लंबी कर सकते हो वैसे आप इसको, आपकी मर्जी है ये, ठीक है। तो ये एक रे हो गई। अब क्या करना है आपको, कोई भी इस तरह से कोई भी मेजरमेंट लेना है आँख का, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4:3 है ना, तो 4+3 कर दो यानी कि 7। तो आपको 7 आँख यहाँ पे बनाने हैं सेम मेजरमेंट से। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड द लास्ट 7। अब आप इनको नेमिंग भी दे सकते हो कि दिस इज A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7। क्या करना है आप कि A7 पॉइंट को B से आपको मैच कर देना है, मिला दो। और अब आप देखिए भाई, आपको गिवन है कि 4:3 में आपको इसे डिवाइड करना है। तो आप देख लीजिए ये जो 4th पॉइंट है ना, आपको यहाँ से ऐसी ही लाइन एक और ड्रॉ करनी है, ठीक है, क्योंकि 4:3 में डिवाइड करना है तो आपको 4 पर वो लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देखिए 7 पर इस तरह से इस लाइन के ऐसे पैरेलल रख लीजिए रूलर को, और यहाँ से इस तरह से लेते हुए जाइए A4 पर, ठीक है, और इसको इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। सो एक्चुअली आप देखेंगे कि ये जो 9 सेंटीमीटर की जो लाइन सेगमेंट थी ये 4:3 में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। इट विल एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4:3, आप कह सकते हैं इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मीडियन एज। आपको यहाँ पे मीडियन एज फाइंड आउट करनी है। 100 रेजिडेंट्स हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, हु टुक पार्ट इन स्वच्छ भारत अभियान में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। तो देखिए यहाँ आपको एज इंटरवल दिया गया है और नंबर ऑफ रेजिडेंट्स बता दिए हैं कि किस एज इंटरवल में कितने रेजिडेंट्स लाइक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्लास और फ्रिक्वेंसीज लिख दी हैं, आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इनको। सेम फ्रिक्वेंसी टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। अब आप देखिए मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन फ्रिक्वेंसी F इंटू H, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम ज़रा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की टेबल बना लेते हैं। देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आप पहली फ्रिक्वेंसी तो सेम लिख दो और उसके बाद एड ऑन करते जाओ। 4 + 6 10, 10 + 20 30, 30 + 10 40, 40 + 10 7 47, 47 + 30 350। सो ये आपका ना सबमिशन ऑफ FI भी हो जाता है सेम, क्योंकि ये सेम ही रहता है, इसी को आप N भी कह देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि N/2 क्या है। अगर N 50 है तो N/2 हो जाएगा 25, और देखना पड़ेगा हमें कि 25 किस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में लाई करेगा। अब आप देखो 10 में तो लाई करेगा नहीं, ये 10 के बाद ही लाई कर पाएगा, यानी कि ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। बस जैसे ही आपने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लिया आपका काम वहीं बन जाता है। यहाँ कैसे पता चलेगा, अब आपको देखो L होता है लोअर लिमिट, तो इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 20, सो दिस इज योर लोअर लिमिट, ठीक है। N/2 आप निकाल चुके हो। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली हम लेते हैं,
ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी 10। फ्रिक्वेंसी यहाँ आपको पता ही चल रही है, सो फ्रिक्वेंसी इज 20 एंड एच होता है क्लास साइज। तो इंटरवल्स का साइज यहाँ पर लेना होता है, जैसे कि 10-20 में डिफरेंस है 10 का, 20-30, 30-40 सभी में 10-10 का डिफरेंस है, तो एच भी यहाँ पर 10 हो जाएगा। ज़रा पुट कीजिए वैल्यूज़ को, एल की जगह रखा 20 प्लस n/2 इज 25, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज 10, फ्रिक्वेंसी इज 20 एंड एच इज 10। आप इसे सॉल्व करेंगे, 20 प्लस इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 7.5 विच इज़ इक्वल टू 27.5। तो हेयर इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम सेक्शन बी पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ज़रा एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक टॉय है जो कि कोन की फॉर्म में है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर है। तो कुछ ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए ये है वो हेमिस्फेयर, ठीक है, और इस पर ये कोन इस तरह से माउंटेड है। ठीक है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ये हेमिस्फेयर की रेडियस आपको बताई है कि ये 7 सेंटीमीटर की है, ये है 7 सेंटीमीटर रेडियस, ये भी रेडियस ही होती है इसकी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस पूरे टॉय की हाइट आपको बोल दी गई है 14.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ टॉय आप फाइंड आउट करके दिखाइए। अब आप मुझे एक बात खुद बताइए, जब ये टॉय एक कोन और एक हेमिस्फेयर से जुड़ा हुआ है, उनको जोड़कर मिला है, तो यानी कि इस पूरे टॉय की वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना होगा, उसको प्लस करना होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर से, राइट। अब आप एक बात बताइए, कोन की वॉल्यूम यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3 πr² h प्लस दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, ज़रा ये देखिए। हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के लिए जो आपको निकालना है, आपको रेडियस चाहिए सिर्फ, तो रेडियस तो आपको गिवन है हेमिस्फेयर की। ठीक है, कोन के वॉल्यूम के लिए आपके पास आर ऑलरेडी गिवन है, यहाँ देख पा रहे होंगे, यही कोन की भी रेडियस है। एच फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए 14.5 में से इस हाइट को माइनस कर दीजिए ना, 7 को माइनस कर दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगी कोन की हाइट 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में ही है, तो आपको कोन की हाइट भी मिल चुकी है। अब क्या है, बस अब तो कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, 1/3 इंटू पाई इंटू r² यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू h यानी कि 7.5, ये जो हाइट हमने निकाली है, प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू r³ r यानी कि 7, इसका क्यूब। आई होप आप इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे। सॉल्व करके आपको वैल्यू मिलेगी, इनको प्लस करने के बाद, पहले इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो दिस इज 1155/3 प्लस, और ये है हेमिस्फेयर का, तो आपको मिलेगा 2156/3। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 3311 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1103.67 सेंटीमीटर क्यूब। सो हेयर इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। ठीक है, इन अ वायलेंट स्टॉर्म अ ट्री गॉट बेंट बाय विंड। ठीक है, एक तूफान सा आया है और जिसकी वजह से एक ट्री जो है वो बेंट हो गया है। ठीक है, मान लेते हैं ये वो ओरिजिनल ट्री था और ये यहाँ से टूट गया। टूट क्या गया, ये वाली जो ब्रांच है ना इसकी, ये एक्चुअली ये स्टेम जो है इसकी, ये इस तरह से टूट के नीचे आ गई। द टॉप ऑफ द ट्री, ये वाली स्टेम, ठीक है, याद रखिएगा। द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री पर ये यहाँ आके मीट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट। और कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है रूट से। तो इसको नेमिंग भी कर दीजिए साथ साथ। एट वॉट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट। तो पूछ रहा है कि किस हाइट से, अगर मैं बॉटम से जाऊं तो क्या हाइट होगी कि वहां से ट्री बेंट हुआ होगा, यानी कि आपको ए सी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट, और ओरिजिनल हाइट क्या होगी, यानी कि आपको ए बी भी फाइंड आउट करनी है।
तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि AC फाइंड आउट करनी है तो आप इसे x मान लीजिए, और ये जो हाइट है जहाँ से ये बेंट हुआ है ये y है, यही पार्ट यहाँ बेंट हुआ है तो इसको भी मैं y डिनोट कर सकती हूँ। ठीक है, अब आप ज़रा ट्रायंगल DAC में देखिए, तो आप 1030 की वैल्यू अगर निकालते हैं विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन 30, 1030 की वैल्यू होगी 1/√3 x अपॉन 30। इसे सॉल्व कीजिए ज़रा, x इक्वल टू 30/√3, रेशनलाइज कीजिए, √3/√3 से रेशनलाइज कर सकते हैं। सो 30√3 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3, ये होगा 10। आपको बोल दिया गया है कि आप √3 की जगह पर 1.73 यूज़ कर सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 1.73 से, आपको मिलेगा 17.3। ठीक है, तो x आपको मिल चुका है 17.3। अब आप दोबारा से यहाँ से y निकालने की कोशिश कीजिए, फिर से आप ट्रायंगल DAC पर जाइए। ठीक है, फिर से जाइए ट्रायंगल DAC पर, और यहाँ इस बार आप sec 30 का यूज़ कीजिए। sec 30 cos 30 का अपोजिट हो गया, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है, y अपॉन बेस है यहाँ पर 30। ठीक है, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 इज इक्वल टू y/30। यहाँ से फिर से सेम वर्क करेंगे, 30 इंटू 2/√3, और इसे रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3, ये √3 3 बन जाएगा, और ये 3 10 टाइम्स कट जाएगा इससे। इसे सॉल्व करिए दोबारा से, 1.73 यहाँ पर रख के आपको मिलेगा 34.6। ठीक है, अब देखिए आपको y भी मिल चुकी है 34.6। पहले क्वेश्चन का आंसर कि किस हाइट से बेंट हुआ, तो वो हाइट है आपके पास 17.3। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल हाइट के बारे में, तो आपको ऑब्वियसली इन दोनों ही हाइट्स को x प्लस y इनको प्लस करना होगा, आपको मिलेगा 51.9 मीटर, यानी कि ओरिजिनल हाइट ट्री की ये थी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 ज़रा करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर शेप में है, ऑफ डायामीटर 0.5 सेंटीमीटर, जिसकी डायामीटर आपको 0.5 सेंटीमीटर दी गई है, और यहाँ 2 हेमिस्फेयर स्टक हैं इस पर। तो एक बार ज़रा सिलेंडर बना लीजिए अच्छे से यानी कि कैप्सूल बना लीजिए अच्छे से। ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है मेरी इस बार, तो ये रहे वो 2 हेमिस्फेयर। अब उन्होंने कहा है कि सिलेंडर का जो डायामीटर है वो आपको गिवन है। आप मुझे बताओ, अगर सिलेंडर का डायामीटर 0.5 सेंटीमीटर है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी जो रेडियस होगी वो ऑब्वियसली क्या होगी, 0.25 सेंटीमीटर होगी। डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं, 0.25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया है मैंने, बच्चे घबरा मत जाना कि अरे ये क्या लिखा हुआ है, तो 0.5/2 कर दिया। और क्या बोला गया है कि लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, यानी कि ये जो पूरा का पूरा कैप्सूल है, ठीक है, जिसे हमें खाना है, वो 2 सेंटीमीटर का है। और बोला है फाइंड द कैपेसिटी, यानी कि आपको वॉल्यूम पता करनी है इस पूरे कैप्सूल की। अब आप मुझे बताइए, कैप्सूल की वॉल्यूम पता करने के लिए आपको इस सिलेंडर की वॉल्यूम पता करनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, इन दोनों हेमिस्फेयर्स की वॉल्यूम को भी उसमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ऑब्वियसली πr²h, ये फॉर्मूला होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 πr³। अब देखिए ज़रा आपको क्या क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है। देखो, सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर की रेडियस देखो यहाँ से आपको पता चल गई। ठीक है, लेकिन हाइट का क्या, हाइट कैसे पता करें, तो बहुत इजी हो गया भाई। देखो ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी हाइट जो है, क्योंकि हेमिस्फेयर तो दोनों सेम है, तो ये भी एक्चुअली 0.25 सेंटीमीटर ही होगी। आई होप सो कि आपको विजिबल हो ये, कि ये 0.25 सेंटीमीटर है, और ये भी लेंथ जो है ये 0.25 सेंटीमीटर है। तो आपको 2 में से माइनस करना होगा फॉर द हाइट ऑफ सिलेंडर। यहाँ निकाल लेते हैं हम, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2 माइनस 0.25 प्लस 0.25। ठीक है, सो दिस इज 2 माइनस 0.5
एंड ये आ जाती है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से सिलेंडर की हाइट भी मिल गई, सिलेंडर की रेडियस आपको पता है। यहाँ तो सिर्फ आपको हेमिस्फेयर की रेडियस पता होनी है, तो वो तो आपको ऑलरेडी पता ही हुआ है। ठीक है, अब ज़रा चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते ज़्यादा। पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि 0.25 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 1.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4/3 इंटू पाई इंटू इसकी आर भी क्या है 0.25 का क्यूब। अब ये काम आपके लिए है कि आप इसे सॉल्व करें, और आंसर मैं आपको बता देती हूँ 0.36 सेंटीमीटर क्यूब ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यानी कि इस कैप्सूल की वॉल्यूम रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में ही एक इंटरनल चॉइस दी गई है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द हेमिस्फेयर ऑन वन एंड एंड अ कोन ऑन द अदर। यानी कि कह रहे हैं कि एक टॉय है जो कि कुछ सिलेंड्रिकल शेप में है, तो आप ऐसे करके कुछ सिलेंड्रिकल शेप बना लीजिए, और बोला है कि एक तरफ तो हेमिस्फेयर है, यानी कि एक एंड पे तो इस तरह से हेमिस्फेयर है और एक तरफ से कोन है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, आगे बताइए, आगे बोला है द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। आपको रेडियस दी गई है सिलेंड्रिकल पार्ट की, यानी कि ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट की आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, और हाइट आपको गिवन है 12, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, हाइट हो गई सिलेंडर की। द रेडियाई ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स आर सेम एज दैट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट। ये इसलिए बताया गया है कि कोई ऐसा ना सोचे कि सिलेंडर ये है तो कोन इससे बड़ा भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला है तीनों की रेडियस जो है वो सेम ही रहेंगी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टॉय। आपको यहाँ पे टॉय का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको टोटल हाइट गिवन है टॉय की 30 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट 30 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये 12 है, ये हाइट तो कितनी है, ऑलरेडी ये हाइट तो 5 सेंटीमीटर है, दिख रहा होगा हेमिस्फेयर की हाइट। तो ये हाइट कितनी बची आपके लिए, 30 में से दोनों को प्लस कर दीजिए 17 को, तो ये हाइट बची 13 सेंटीमीटर, यानी कि कोन की हाइट आपके पास आ गई 13 सेंटीमीटर। अब देखिए सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपको तीनों का सरफेस एरिया प्लस करना होगा। लेकिन सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि सरफेस एरिया देखते ही बच्चे टोटल सरफेस एरिया निकालने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकाल कर क्या करेंगे हम, हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, जो ऊपरी आपको दिख रहा है ना, जो सिर्फ अपर पार्ट आपको दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, प्लस करना पड़ेगा ना, तो आप बोलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, सेम है मेंसुरेशन के, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या रहेगा, 2πr² प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl। अब देखो यहाँ पे आपके पास हेमिस्फेयर के लिए तो r है, यहाँ पे सिलेंडर के लिए r और h दोनों गिवन है, लेकिन कोन के लिए स्लेंट हाइट नहीं है, तो ज़रा यहाँ पे स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है √r² प्लस h², यही होता है ना। तो कोन की हाइट 13 है और रेडियस है 5, सो यू कैन से 5² प्लस 13²। इसे सॉल्व कीजिए ज़रा, तो आपको मिलेगा √194। अप्रॉक्सीमेट यू कैन से कि 14 सेंटीमीटर एल हो सकते हैं। हम पॉइंट में ज़्यादा भरोसा नहीं रखते, तो अप्रॉक्सीमेट एल आपके पास आ गई 14 सेंटीमीटर। अब जल्दी से इसमें वैल्यूज़ रखते हैं। देखिए 2 इंटू पाई को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, 2πr², यानी कि हेमिस्फेयर की r है 5, दिस इज 2π, r यहाँ पर हो गई भाई 5 और h हो गई इसकी सिलेंडर की 12। फिर से पाई इंटू आर यहाँ 5 है और l आपको मिल गई 14। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर पाई को भी जब वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर।
चलिए अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम टैकल कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये सेक्शन बी का। यहाँ बोला है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बना लीजिए ज़रा ABC, दिस इज ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, तो सर्कल को इसमें इंस्क्राइब कर लेते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से ये इंस्क्राइब्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए भाई आगे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल्स, राइट एंगल वाली जो दो साइड्स हैं ये और ये, इसको मत मान लीजिएगा, राइट एंगल वाली जो दो साइड है वो 5 सेंटीमीटर और 12 है, तो ऑब्वियसली बेस जो होता है वो बड़ा होता है ज़्यादातर, तो दिस इज़ 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 5। तो आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है इस सर्कल की। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस ये हो सकती है, ये पॉइंट भी हो सकता है और ये पॉइंट भी हो सकता है जहाँ से ये मैच कर रहे हैं। अब आप एक काम कीजिए, ज़रा इसको यहाँ से मिलाइए, हर एक वर्टेक्स से मिला दीजिए इस सेंटर को, इसको यहाँ से मिलाइए और सी को भी इधर से मिलाइए। आप देखिए इस पॉइंट को ओ नाम दे दीजिए। अब आपको बोला गया है कि रेडियस फाइंड आउट करनी है, यानी कि रेडियस तो ये है आर, दिस इज ऑल्सो आर एंड दिस इज ऑल्सो आर। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 ट्राइंगल बन गए हैं, दिस इज AOB, ठीक है, दिस इज COB एंड दिस इज AOC, यहाँ 3 ट्राइंगल बन गए हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये पूरा ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA। क्या मैं इस पूरे ट्रायंगल को के एरिया को इस तरह से लिख सकती हूँ कि भाई इसका एरिया प्लस BOC का एरिया प्लस AOC का एरिया? बिल्कुल लिख सकती हूँ। एरिया ट्रायंगल का सभी को पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो जब आप OAB को देखते हैं, यानी कि सिर्फ इसको देखते हैं, तो यहाँ पर बेस क्या है 12 और हाइट है R, तो मैं कह सकती हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस ट्रायंगल OBC को देखिए ज़रा यहाँ पर, तो यहाँ पे बेस क्या है वो आपको पता नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो BC है ना, ये आपको पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो बहुत नॉर्मल सी बात है मैम कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम सभी को आइडेंटिटी भी पता है, फॉर्मूला भी पता है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस इज 25, दिस इज 144 और इस तरह से आपको ये मिलेगी 169। सो यहाँ से हाइपोटेन्यूज भी आपको मिल गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये भी मिल गई 13 सेंटीमीटर। अब तो बता सकते हैं कि बेस 13 हो गया और हाइट R हो गई, तो लिख दीजिए इसको यहाँ पे। फिर ट्राइंगल OCA की बात करोगे तो बेस तो 5 हो गया और हाइट R हो गई, तो हाफ इंटू 5 इंटू R को वैसे ही डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व में तो कुछ भी नहीं है, सिंपल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जो हम भूल गए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि इसको इक्वल भी तो रखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इस पूरे टर्म को इसके इक्वल रखना है। इसका एरिया क्या होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, हाफ इंटू बेस यानी कि 12 इंटू हाइट। ठीक है, सो दिस विल बी, आप कह सकते हो अगर यहाँ पे 12, ये हाफ हाफ हाफ, ये सब तो देखो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये हाफ आप कॉमन ले लोगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 12 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ से R कॉमन आ गया, सो 12 प्लस 13 प्लस 5, दिस विल बी R इंटू 30 और दिस इज 60। तो जब आप 30 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको R 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन C को। ठीक है, जसपाल सिंह, क्वेश्चन नंबर 11, जसपाल सिंह repays his total loan of 11,08,000, you can say 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of 1,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि उसने लोन लिया हुआ है जसपाल ने इतने का, ठीक है, और वो ना इंस्टॉलमेंट्स में उसे चुका देगा। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी 1,000 रुपये होगी। मान लीजिए आपने 50 रुपये का लोन ले लिया,
आप लेकिन एक दिन में उसे एक बार में नहीं चुका सकते हो, तो आप कहोगे कि भाई पहली इंस्टॉलमेंट 5 ले लेना, फिर धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, 5, 10, 15 ऐसे करता जाऊंगा। सेम जसपाल कर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं पहली इंस्टॉलमेंट तो 1000 दूंगा आपको, उसके बाद इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपी एवरी मंथ, वो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट बढ़ाता जाएगा। 1000 है तो अगले दिन, अगली बार, अगले महीने 100 रुपये और बढ़ा देगा, यानी कि अब 1100 रुपये देगा, ठीक है। अब पूछा गया है व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। ऐसे करते करते जब वो 30th इंस्टॉलमेंट दे रहा होगा तो कितना अमाउंट पे हो चुका होगा, वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहली इंस्टॉलमेंट तो 1000 में दी गई है, नेक्स्ट मंथ जब इंस्टॉलमेंट देगा तो 1100 रुपये देगा, फिर नेक्स्ट मंथ देगा तो फिर से 100 रुपये बढ़ा के 1200 देगा, फिर नेक्स्ट मंथ देगा तो 1300 देगा। इस तरह से उसकी इंस्टॉलमेंट्स चलती जा रही हैं, ठीक है। हमें नहीं पता 38 तक तो लिखने नहीं वाले हम, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चल गया ये एपी फॉर्म कर रहा है। एपी में हमें क्या करना पड़ता है कि ये तो ए होता है विच इज़ द फर्स्ट टर्म, और डी के लिए डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, जिसके लिए हमें किसी भी टर्म को लेकर उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना पड़ता है। जैसे कि 1100 में से 1000 माइनस कर दो, 100 मिल जाएगा। तो ये जो है कॉमन डिफरेंस हो गया। आप किसी भी टर्म को पकड़ के उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया और आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ चुका है। तो देखिए आपको बताना क्या है, आपको ये तो बताना है 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगी, यानी कि एक तरह से आपको A30 बताना है 30th टर्म क्या होगा। फॉर्मूला सभी को आना चाहिए, जनरल टर्म होता है A+n-1 इंटू डी, ठीक है। n की प्लेस पर आप ज़रा यहाँ 30 रख दीजिए, a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ से 1000 है फर्स्ट टर्म, n इज़ 30, 30 - 1 इज़ 29 इंटू डी यानी कि 100। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 3900 30th इंस्टॉलमेंट होगी उसकी, ठीक है। यानी कि वो जब 100 रुपये बढ़ा रहा होगा ना, तो जो 30th इंस्टॉलमेंट होगी उसकी वो 3900 होगी, राइट। तो यहाँ ये नहीं पूछा गया था कि 30th तक वो कितना पे कर देगा, पूछा है 30th पर वो कितना अमाउंट पे करेगा, तो वो हमने बताया है यहाँ पे, ठीक है। सो ₹3900 विल बी पेड by जसपाल in 30th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसे क्लियर कीजिएगा उस। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11th में एक इंटरनल चॉइस आपको गिवन है। क्या बोला है, इन एन AP शो दैट सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज द सेम एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टर्म्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, बट इसको समझने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नंबर ऑफ टर्म्स लेते हो जो स्टार्टिंग से भी उतने ही हो और एंड से भी उतने ही हो, तो हमेशा उनका सम जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर आता है। यानी कि मान लीजिए आपने शुरू से 5 टर्म ले लिए, कोई AP फॉर्म हो रही है, वहाँ से आपने स्टार्टिंग के 5 टर्म ले लिए और लास्ट के कोई 5 टर्म ले लिए, तो उनका सम जो आएगा वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर आएगा। अब चलिए ज़रा समझते हैं इसे। हमने एक AP मान ली, लेट द AP बी, AP क्या है, A प्लस डी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ AP, ठीक है। A प्लस डी कॉमन डिफरेंस प्लस होता जा रहा है, A+2D, ठीक है। इस तरह से ये चलता जा रहा है। ऑब्वियसली लास्ट टर्म अगर मान लीजिए, लास्ट टर्म अगर L है तो कॉमन डिफरेंस यहाँ प्लस हो रहा है तो पीछे से तो माइनस ही होगा, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस L-D होगा और यहाँ कॉमन डिफरेंस L-2D होगा, ठीक है। देख पा रहे हो, यानी कि स्टार्टिंग के कुछ 3 टर्म ले लिए मैंने और लास्ट के 3 टर्म उठा लिए हैं। इस तरह से एक AP फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे टर्म्स है बीच में। अब मैंने क्या किया, अगर मान लीजिए यहाँ से बोला जाए Pth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, अगर कोई भी एक टर्म उठा लिया जाए बिगिनिंग से, तो बोला जाए भाई कौन सा टर्म होगा वो, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो आप उसी तरह से Pth टर्म यहाँ से निकाल लीजिए, A+n की जगह P पुट कीजिए तो P-1 इंटू डी। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आपने सेम टर्म को बिगिनिंग से निकाल लिया, मान लीजिए 5th टर्म होता है यहाँ पे, बिगिनिंग से आप इस तरह से निकाल लेते हैं। उसी सेम टर्म को
pth टर्म को आप एंड से निकालिए, फ्रॉम एंड। तो यहाँ ये याद रखिएगा, AP को रिवर्स करके लिख लीजिए, यानी कि अब AP कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है, कुछ ऐसे दिखाई देगी भाई, a+2d, a+d और a। मैंने AP को रिवर्स कर लिया है, जिससे कि हम A की प्लेस पर L लिख सकें और D के प्लेस पर हमें -d लिखना होगा। याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है यहाँ पे, याद रखिए इस बात को। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि L-2d, इसको माइनस कर दीजिए, देखो L-2d माइनस L-d, ठीक है। सो L-2d माइनस L प्लस d, L से L कैंसिल और ये माइनस प्लस की वजह से आ रहा है -d, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो है वो -d आ गया। अब चलिए यहाँ पर भी pth टर्म फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि ये एंड वाला टर्म है, ठीक है, और ये बिगिनिंग से था। सो यहाँ पर भी वही होगा, a तो यहाँ L है, सो L ले लीजिए फर्स्ट टर्म, प्लस n यहाँ पर p है, p-1 इंटू -d, तो आप कह सकते हैं AP इज L माइनस, ये -d है ना, तो मैंने माइनस को आगे लिख दिया है, p-1 इंटू d, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब उसने क्या कहा है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो भाई इनका सम करके देखो ज़रा। अगर आप सम करके देखते हो इन दोनों टर्म्स का, तो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का ही सम मिल जाएगा, यानी कि a+L मिल जाएगा। तो चलो करके देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। यानी कि अब हमें क्या करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हम इन्हें ऐड करके देखते हैं। देखो a प्लस, ये वाली इक्वेशन लिख रही हूँ मैं इधर, a प्लस p-1 इंटू d प्लस, ये वाली इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, l माइनस p-1 इंटू d। ज़रा ओपन करो, a प्लस पी डी माइनस d प्लस l माइनस पी डी एंड माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज d। अब देखो माइनस d से प्लस d कैंसिल, प्लस पी डी से माइनस पी डी कैंसिल, क्या आ गया, सिर्फ a प्लस l, हेंस प्रूफ। यानी कि यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि भाई ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए अब ज़रा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, यहाँ दो स्क्वायर के एरियाज का सम आपको दिया गया है 452 और उनके पैरामीटर्स का डिफरेंस दिया गया है, कहा है इनकी साइड्स पता कर लो। तो हम एक काम करते हैं, इनकी सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं x एंड y, ठीक है। तो x जो हो गई वो लेंथ हो गई ऑब्वियसली ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एक स्क्वायर की लेंथ हमने x मान ली है और दूसरे स्क्वायर की लेंथ हमने y मान ली है, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे हमने माना है सच दैट कि x जो है वो बड़ा है y से, इस तरह से हमने कुछ मान के किया हुआ है कि भाई ये हमने बड़ा स्क्वायर मान लिया, ये छोटा, ठीक है। द सम ऑफ टू स्क्वायर्स एरियाज, इसका एरिया क्या होगा, अगर ये छोटा स्क्वायर है x वाला और ये बड़ा वाला स्क्वायर है y वाला, इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर और इसका एरिया होगा वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम दे रखा है यहाँ पर 452, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। सेकंड में बोला है पैरामीटर, इसका पैरामीटर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड और इसका पैरामीटर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय वाई। डिफरेंस कर सकते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 8। तो मैं कह सकती हूँ x माइनस वाई इज 2 और वी कैन से x इक्वल टू 2 प्लस वाई, वाई को मैं उधर ले गई, ठीक है। जैसे ही यहाँ से आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट हुई, पता चली आपको, आप उसे फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा एक ही वेरिएबल में सॉल्व करने में इजी रहता है। यहाँ कर लेते हैं इसको, देखिए यहाँ रखिए इसको, 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ रख दिया मैंने x की वैल्यू को, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 452, ठीक है। इसे सॉल्व करिए आप, इसको पहले खोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई, 2ab ना, सो 4y प्लस दिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 452। इसे सॉल्व कीजिए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 224 इक्वल टू 0, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि 224 के फैक्टर्स करेंगे जिससे कि 2 आपको मिले, तो एक फैक्टर इसका फैक्टर हो सकता है 16 एंड 14, सो यू कैन से दिस इज
16y minus 14y minus 224 equal to 0. Now y plus 16 minus 14y plus 16 equal to 0. इक्वेट करेंगे, y माइनस 14 को भी 0 रखेंगे और y प्लस 16 को भी 0 रखेंगे. अब एक बात बताइए मुझे आप सभी, क्या y माइनस 16 हो सकता है क्या कभी भी साइड माइनस में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. यानी कि हमें y को 14 ही लेकर चलना पड़ेगा. यानी कि इसकी साइड हमें पता चल गई 14 है. अब इसी y की वैल्यू को ज़रा इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. x इक्वल टू 2 प्लस 14. सो दिस इज x इक्वल टू 16. यानी कि इस छोटे वाले की जो साइड है वो आ गई 16. वैसे भी हमने कहा था कि x जो है ग्रेटर देन y है, तो यहाँ से हमारी सिचुएशंस फुलफिल हो रही हैं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब चलिए, तो केस स्टडी 1 पर आ चुके हैं हम. काफ़ी खुशी की बात है. क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं. प्रेम ने एक एक्टिविटी की है टेंजेंट्स को लेकर. ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया है, 2 स्ट्रॉस का यूज़ किया है. आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक नेल उसने लगाई है और कुछ इस तरह से स्ट्रॉस को छोड़ दिया है. तो देखो टेंजेंट्स की तरह से ये फॉर्म हो गई है यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ ड्रॉ भी कर लिया है. अब इसके बेसिस पे आपको आंसर बताना है. ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP. यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, दिस इज OAP एंड दिस इज OBP. ये वाले 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, OAP और OBP. ये ट्राइंगल किस हिसाब से या किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? आपने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े होंगे, जैसे कि SAS या ASA या SSS, इस तरह से पढ़े होंगे. ठीक है, तो यहाँ देखो भाई, आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है. उसी तरह से ये OB भी एक रेडियस है, तो ऑब्वियसली ये टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी. OP क्या है, इसको लिख भी लेते हैं हम ज़रा, कि एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP. ये 90 डिग्री होंगे. क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ठीक है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है. ये फर्स्ट हो गई कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है कि OP इज इक्वल टू OP. भाई ये तो कॉमन है, OP आपको दिख रहा होगा दोनों ट्राइंगल में कॉमन. और थर्ड कंडीशन क्या हो गई, OA, यानी कि ये जो रेडियस है ये इस दोनों ऑब्वियसली क्या होंगी, बराबर होंगी. सो OA इज इक्वल टू OB बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो यहाँ से आप देखो भाई, ये इक्वल हो चुके हैं और ये रेडियस भी इक्वल हो चुकी है. तो यहाँ से देखो, दिस इज द राइट एंगल एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. सो यू कैन से ट्राइंगल OAP is congruent to triangle OBP with help of RHS criterion. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OBP के अकॉर्डिंग टू द RHS क्राइटेरियन. अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं हम. देखिए, इफ़ एंगल AOB, अगर एंगल AOB 150 डिग्री है, यानी कि ये पूरा एंगल आपको गिवन है. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली 150 डिग्री और आपको फाइंड आउट क्या करना है, APB फाइंड आउट करना है. यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. अब आप देख रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, तो दिस इज B पार्ट, दिस इज A पार्ट. अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो सारे एंगल्स का सम 360 होगा. नाउ दिस इज 150 डिग्री प्लस दे बोथ आर 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के हैं. 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल APB. ठीक है, दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू 360 डिग्री. तो आप जब यहाँ से APB एंगल को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 30 डिग्री. यानी कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. देखिए, केस स्टडी नंबर 2. यहाँ पर बोला है, एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ग्रू, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड टू हायर मोर एम्प्लॉयज़ फॉर विच दे वांट टू नो द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर अ वर्कर. यहाँ बोला गया है क्योंकि प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही थी तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को और एम्प्लॉयज़ चाहिए थे. तो वो अब जानना चाहते हैं कि भाई मीन टाइम क्या होगा, यानी कि एक एवरेज टाइम आपको बताना है
कि कितने टाइम में एक वर्कर काम कंप्लीट कर पाएगा। यहाँ आपको एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है जिसमें टाइम बताया गया है, टाइम इंटरवल है और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि आंसर आपको क्या बताना है। सबसे पहले तो आप सबमिशन ऑफ एक्स आई एफ आई निकाल के दिखाइए और दूसरा आप मीन टाइम निकाल के बताइए। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन अभी आप पीछे ही करके आए हुए हैं प्रीवियस सेक्शंस में। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले टाइम जो यहाँ पे गिवन है हमें टाइम इंटरवल वो लिखा है। मॉडिफाइड क्लास जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से हमें लिखना होता है कि लोअर क्लास जो है, लोअर लिमिट जो है उसमें 0.5 माइनस कीजिए और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कीजिए, ये उस तरह से लिखी गई है। एफ आई यहाँ पर आपको दी गई हुई है फ्रिक्वेंसीज। एक्स आई आर द एक्चुअली मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होते हैं, तो ज़रा इन्हें लिख लेते हैं हम कि इसका मिड पॉइंट होगा 17, दिस इज़ 22, दिस इज़ 27। या तो आप लोअर प्लस अपर करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए या आपको वैसे ही पता चल रहा होगा कि मिड पॉइंट क्या है यहाँ पे। अब एक्स आई एफ आई यानी कि इनका मल्टीप्लाई कीजिए। So this will be 330, this will be 324, 256 and 185। तो पहले पार्ट में तो आपसे नॉर्मल यही पूछा गया था कि सबमिशन बता दो भाई एक्स आई एफ आई का, तो क्या करना है उसमें, ज़रा इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं। सबमिशन ऑफ एक्स आई एफ आई पूछा है जिसमें कि आप कह सकते हो कि इसको प्लस करने के बाद आ रहा है 1265। तो ये तो रहा 1265 आपका फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट आंसर। सेकंड में पूछा है फाइंड द मीन टाइम। सेकंड में आपसे बोला है मीन बता दो, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये सबमिशन आप निकाल चुके हो 1265। आप ज़रा सबमिशन ऑफ एफ आई और निकाल देते हैं यहाँ पे, जो कि 50 आएगा। डिवाइड कर दो इसको 25.3। दिस इज़ द मीन टाइम विच रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर अ वर्कर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सैम्पल पेपर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हों, आपको समझ आ रहा हो और सबसे इम्पॉर्टेंटली आपके ये वर्क में आ रहा हो, काम में आ रहा हो। ठीक है, और ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसे ऐसा लगता है कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।